वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं ओम क्लासेस पुंडरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। माई सेल्फ डॉक्टर शशि किरण, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, CISKMB कन्या महाविद्यालय पुंडरी। आज BA फाइनल के 6 सेमेस्टर के राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से मैं टॉपिक ले रही हूँ। औद्योगिक क्रांति कवर करेंगे हम। इस औद्योगिक क्रांति का उत्पत्ति, विकास और प्रभाव क्या था, ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोपीय महाद्वीप में के देश इंग्लैंड में हुए औद्योगिक परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। रैमसे म्योर के शब्दों में औद्योगिक क्रांति शक्तिशाली एवं शांतिमय परिवर्तन थी जिसमें संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। फ्रेडरिक एंजल्स, जॉर्जिया मिशले और आर्नोल्ड टॉयनबी जैसे विद्वानों ने औद्योगिक परिवर्तनों के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, क्योंकि ये परिवर्तन इतने जल्दी हुए कि इनको क्रांति की संज्ञा देना उचित है। नॉवेल्स के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज थी और ये परिवर्तन मौलिक भी थे, इसलिए हम इसको क्रांति की संज्ञा देते हैं। अब आता है कि औद्योगिक क्रांति होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं आपको दूंगी सोशल साइंसेज के एनसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन। वो क्या है? वह आर्थिक एवं शिल्प वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये डेफिनेशन है एनसाइक्लोपीडिया से। यदि हम साधारण शब्दों में कहते हैं तो औद्योगिक क्रांति क्या थी? जब हस्तशिल्प का स्थान कारखाना पद्धति ने, जब घर में की बजाय बड़े बड़े कारखानों के द्वारा हमारा सामान बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा तैयार होने लगा और उत्पादन तीव्र गति से होने लगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। इसके साथ इसमें आर्थिक व्यवस्था, तकनीक और संगठन, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, या हम कहें इन तीनों में आधारभूत परिवर्तन होंगे, ये कंपलसरी है। और इस 1880 तक यदि हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और अमेरिका आदि देशों तक हो चुका था। 1890 ईस्वी तक इसका विस्तार इटली, रूस तक हो चुका था और 20वीं शताब्दी में विश्व के अन्य महाद्वीपों जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, इन महाद्वीपों तक इसका विस्तार हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि इसका काल और समय क्या कहा जाता है। ये जो क्रांति है या ये जो परिवर्तन है, ये एक समय पर नहीं होते। ये परिवर्तन 50 वर्ष पहले और 100 वर्षों तक ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है चलती रहती है। समय बताना इसका बहुत कठिन है क्योंकि एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। हेज क्या कहते हैं कि यह परिवर्तन की प्रक्रिया 15वीं शताब्दी में शुरू हो चुकी थी। टॉयनबी क्या कहते हैं कि 1760-70 से लेकर 1830-40 तक इसका काल रहा, और कुछ अन्य इतिहासकार टॉयनबी को ही समर्थन करते हैं, टॉयनबी का ही समर्थन करते हुए कहते हैं कि 1750 से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका काल था। अब आता है कि इस औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, क्यों औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले हमारा जो कारण रहेगा वो होगा जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई और इसके कई सारे कारण थे। एक जो सबसे बड़ा कारण था, उससे पहले पूंजीवादी व्यवस्था, वाणिज्यवादी व्यवस्था आ चुकी थी, कृषि क्रांति आ चुकी थी यूरोपीय देशों में। अतः 1700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक जहाँ केवल 10 लाख जनसंख्या की वृद्धि हुई थी 50 वर्षों में, और इससे अगले 50 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि 30 लाख तक बढ़ चुकी थी। अतः रोटी, कपड़ा और मकान की मांग बढ़ना स्वाभाविक था और ये मांग इंग्लैंड में विभिन्न कारखानों के द्वारा पूरी की गई और इसी तरह यूरोप के अन्य देशों ने भी कारखानों के द्वारा माल का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा कारण हमारा आता है पूंजी की या श्रम की उपलब्धता। उद्योगों को या हम कहें उद्योग धंधों को जो पूंजी है वो कहाँ से आई? वो दो तरह से आती है। एक तो हम कहते हैं कि उसमें बाह्य लूट है, दूसरी हम कहते हैं आंतरिक शोषण।
ये हमने इससे पहला जो चैप्टर है पूंजीवादी व्यवस्था में, तो हम प्रारंभिक पूंजीवाद करवाते हैं, तब भी करवाते हैं। बाह्य लूट से हमारा क्या अर्थ होता है कि उपनिवेशों को कच्चा माल दिया सस्ते दामों पे, बना हुआ माल महंगे दामों पर बेचा। आंतरिक शोषण हम क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े भूस्वामीपति हैं उन्होंने कृषिहीन कृषकों का शोषण किया और इस तरह से उन्होंने धन कमाया, और ऐसे में कच्चा माल उनको मिला और बना हुआ माल उन्होंने मंडियों में भेजना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उद्योग धंधों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। और ये वाला जो काल था इसको हम राजनीतिक स्थिरता का काल भी कहते हैं, और यही कारण है कि जितनी भी रुचि थी उद्योग धंधों में, स्पेन हॉलैंड के व्यापार जो पहले था, अब वो व्यापार इंग्लैंड ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम जब पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। 19वीं शताब्दी में हमारे देशों में, यूरोपीय देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इसके पीछे क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था जहाजरानी बहुत अच्छी हो गई थी। 1850 ईस्वी तक वाशपोतों का विकास हो गया था। सरकार की तरफ से प्रयास किए गए थे, सरकार ने अनेक प्रकार के कानून बनाए थे। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में उन्होंने बस्तियां बसा ली थी, जिसको आप उपनिवेश बसाना कहते हैं। तो वहाँ से उनको कच्चा माल मिल जाता था और बने हुए माल के लिए उनको मंडी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। अब चौथा पॉइंट हमारा रहेगा औद्योगिक नगरों का विकास। इंग्लैंड में, मैं ज़्यादातर आपको इंग्लैंड का ही करवा रही हूँ क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी। तो इसमें लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो आदि अनेक औद्योगिक नगरों का विकास इंग्लैंड में हो चुका था, और यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी और इसके बाद इसका प्रसार अन्य विदेशों में भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है सामुद्रिक व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार। अब ये जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले आई थी, इसका मुख्य कारण था कि यहाँ पर बंदरगाहों पर मुख्यतः इंग्लैंड ने अधिकार कर लिया था, चाहे वो बंदरगाहें एशिया की थी, चाहे वो अफ्रीका की बंदरगाहें थी, और चाहे वो यूरोप की बंदरगाहें थी। अधिकतर अधिकार किसका था? इंग्लैंड का। और यही कारण है कि कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, बने हुए माल को बेचने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत उनको नहीं आई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कारण कच्चे माल की प्राप्ति और बने हुए माल का निर्यात। अब कच्चे माल की प्राप्ति ये मैंने करवाया ये आपको कि जितने भी इनके उपनिवेश थे, जो भी देश इंग्लैंड के अधीन थे, जैसे पहले अमेरिका में इन्होंने उपनिवेश बसाए जिसको हम स्पेनिश बस्तियाँ कहते हैं, इसके बाद इन्होंने अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाए, एशिया में अपने उपनिवेश बसाए, भारत एक बहुत बड़ा इनका उपनिवेश था, और यहाँ पर जितना भी चाय के बागान थे, कपास था और चीनी थी, जितने भी उद्योग धंधे थे उन सब पर इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और इसी तरह इन्होंने अन्य महाद्वीपों में भी अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो कच्चे माल इनको ईजिली प्राप्त हो जाता था, और बने हुआ माल जो होता था ये इनका महंगे दामों पर चला जाता था। मशीनी चीज़ें होती थी, यही कारण है इनका माल सस्ता, टिकाऊ और काफ़ी लोग इनको पसंद करते थे। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट 7वां, परिवहन के साधनों में उन्नति। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी, और यही कारण है 1760 से लेके 1800 ईस्वी तक यहाँ नहरों का जाल बिछ गया था, और जो नहरें बनाने वाले थे वो ब्रिंडले थे, जिन्होंने इंग्लैंड में नहरों का विकास किया था, जिन्होंने नहरें खोदी। और जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक नगर थे, मैनचेस्टर था, बर्मिंघम था, लीड्स था, उन सब को इन्होंने नहरों से जोड़ दिया। 1830 में इन्होंने पहली रेलवे लाइन बिछाई थी मैनचेस्टर से लिवरपूल तक, और कुछ ही समय में इन्होंने पूरे बड़े बड़े औद्योगिक नगरों को रेलवे लाइन से जोड़ दिया। अतः हम कहेंगे लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कच्चा माल, बना हुआ माल, इनको औद्योगिक नगरों में लाने के लिए और ले जाने के लिए कोई भी इनको परेशानी नहीं होती थी, और इनके लिए ये कार्य करना आसान हो गया। इसके बाद है कृषि क्रांति। 18वीं शताब्दी में से पहले इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में कृषि क्रांति आनी शुरू हो गई थी, जिसमें इन्होंने जड़ वाली फसलें बदल कर फसलें बोनी, बाड़बंदी, चकबंदी, अनेक प्रकार के इन्होंने प्रयास किए कृषि को उन्नत करने के लिए। अच्छे बीज, अच्छे खाद, पशुओं की नस्ल सुधारी गई। लॉर्ड बैकवेल ने, चार्ल्स कॉलिंग ने अनेक इन्होंने नस्ल सुधारने का प्रयास किया था, और इस तरह से इनके उत्पादन में वृद्धि हुई और कच्चा माल इनको आसानी से प्राप्त होने लगा, और ये माल बनाकर मंडियों में विभिन्न महाद्वीपों में भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद है नेक्स्ट संवैधानिक सरकार की स्थापना।
तो संवैधानिक सरकार की स्थापना ने बहुत बड़ा सहयोग दिया इंग्लैंड को अपने इस औद्योगिक क्रांति को प्रशस्त करने में। आके देख लेते, ठीक है, ठीक, आगे से ही कर दूँ ना। अब हम कारण में करेंगे संवैधानिक सरकार की स्थापना। 1688 की शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में विलियम और मैरी के नेतृत्व में सरकार बनी और ये जो सरकार थी ये संवैधानिक सरकार थी। इससे राजनीतिक स्थिरता आने के साथ साथ एक संवैधानिक शासन प्रणाली लागू हुई थी और राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री वालपोल इन्होंने शांति की नीति अपनाई और न केवल अपने देश में बल्कि यूरोप के अन्य देशों के साथ भी इन्होंने शांति स्थापित की और यही कारण है इस राजनीतिक स्थायित्व के कारण उद्योगों के विकास को एक उचित अवसर प्राप्त हुआ था। 18वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि चाहे इंग्लैंड ने अनेक युद्धों में भाग लिया लेकिन उसके बावजूद भी वो युद्ध इंग्लैंड की भूमि पर नहीं लड़े गए और यही कारण था इंग्लैंड से बाहर वो युद्ध लड़े गए और इंग्लैंड इससे अछूता रहा था। इंग्लैंड पर जो आर्थिक व्यवस्था थी उस पर कोई प्रभाव इन युद्धों का नहीं पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई तो इसमें लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई जिसमें कृषि दासत्व का अंत हुआ, श्रेणी व्यवस्था का अंत हुआ, गिल्ड व्यवस्था का अंत हुआ और इसके कारण छोटे छोटे जो हस्तशिल्प थे वो खत्म हो गए। इनका स्थान कारखाना पद्धति ने लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उपनिवेशों की स्थापना। इंग्लैंड ने न केवल एशिया में बल्कि सबसे पहले अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेश स्थापित किए, इसके बाद अफ्रीका में इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए और नेक्स्ट इन्होंने एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और इन उपनिवेशों को एक कच्चे माल की मंडी की तरह से और बने हुए माल की मंडी की तरह ये प्रयोग करता था। यहाँ से कच्चा माल ले जाता था उन उपनिवेशों से और अपने देश में वो सामान बनाकर मशीनों के द्वारा जो माल सस्ता भी होता था, टिकाऊ भी होता था, लोगों को पसंद भी आता था, ड्यूरेबल भी होता था और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट हम करेंगे बैंकिंग व्यवस्था, ये बैंकों की स्थापना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे विकसित हुई तो वहाँ बैंकों की स्थापना शुरू हो गई और सबसे पहला बैंक ऑफ फ्रांस स्थापित हुआ था और इसी तरह यूरोप के अन्य देशों में भी बैंक ऑफ फ्रांस, एम्स्टर्डम बैंक, तो कई तरह के बैंक इनमें स्थापित हुए अन्य देशों में भी। और ऐसे में हम कहेंगे कि लोगों को ऋण की सुविधा हो गई, लेन देन की सुविधा हो गई, उनका पैसा सुरक्षित हो गया और यही कारण है कि अब बैंकिंग व्यवस्था के कारण जो व्यापारी था उसको अपने पैसे खोने का या किसी के मारे जाने का डर नहीं था और वो अपना पैसा उद्योग धंधों में आसानी से निवेश कर सकता था। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। विभिन्न देशों ने मिलकर संयुक्त पूंजी कंपनियां स्थापित की और इन्होंने न केवल संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई बल्कि ट्रस्ट भी स्थापित किए और उन ट्रस्टों के जरिए इन्होंने, जैसे भारत में इन्होंने व्यापार स्थापित किया। भारत में जूट का व्यापार था, चाय का व्यापार था, कॉफ़ी के बागान थे और इसी तरह से कागज़ की मिलें थी। इन्होंने बाद में इसके जो सूती कपड़े के साथ साथ अन्य मिलें, रेलवे का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था बाद में, जिनको हम आधुनिक उद्योगों में लेते हैं। ये सब कार्य इन्होंने कंपनियों के जरिए शुरू किया था भारत में इंग्लैंड ने और धीरे धीरे ये उन्नति करता हुआ एक चरम सीमा तक पहुंच गया था। इसके बाद है जो मेन औद्योगिक क्रांति में जरूरत पड़ती है, जिनको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, कोयले और लोहे के उद्योग। कोयले और लोहे के उद्योगों में कच्चा माल, इनको लोहे से मशीनें बनाई जाती हैं और कोयले से वो मशीनें चलाई जाती हैं और दोनों ही खनिज इंग्लैंड में बहुतायत में पाए जाते थे, जैसे यॉर्कशायर है, साउथ यॉर्कशायर जिसको आप कहोगे, साउथ वेल्स है, ब्लैक कंट्री है, साउथ लंकाशायर है और इसमें कोयले के भंडार बहुत ज़्यादा थे और लोहे की खानें नॉटिंघम के दक्षिण में और ब्राइटन के उत्तर में थी और कच्चा माल इनको ईजिली मिल सकता था। अमेरिका और भारत से इनको कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में कपड़ा बनाने के लिए सूत मिल जाता था और इसी तरह से रुई मिल जाती थी और उनका कृषि क्रांति के कारण इंग्लैंड में ही उत्पादन काफ़ी होना शुरू हो गया था, इसलिए ऊन इंग्लैंड अपने आप ही उत्पादित करता था और यही कारण है कि कोयले और लोहे की खानों के कारण, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इनको बहुत आसानी हुई और औद्योगिक क्रांति ने बहुत उन्नति की थी। इसके बाद है आविष्कारों को प्रोत्साहन। अब
इसमें आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट की सुविधा सरकार की तरफ से शुरू की गई। 1754 में इन्होंने एक सभा बनाई जो उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहन देती थी। इसके साथ साथ इन्होंने सम्मानित भी किया, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए उनको मेडल देकर, धन देकर, इनाम देकर उनको सम्मानित किया था। और इंग्लैंड में तो यहाँ तक किया था कि मशीनों की नुमाइश करने के लिए अजायब घरों की स्थापना भी कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, नई तकनीकों को प्राथमिकता देना, नई टेक्नोलॉजी की प्राथमिकता। अब नई टेक्नोलॉजी में जैसे 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, 1764 में हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, इसी तरह आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल मशीन का आविष्कार किया था। तो इन सब मशीनों के आविष्कार के कारण सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया और उद्योगों में ये मशीनें प्रयोग की गई और इंग्लैंड के उद्योग ने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट हम लेते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड की ऐसी थी कि वहाँ सबसे पहले सूती कपड़े या कपड़े की मिलें शुरू हुई थी और वहाँ धागा टूटता नहीं था। आर्द्र नम जलवायु वहाँ पे थी और यही कारण है कि धागा न टूटने के कारण एक बहुत बड़े उद्योग धंधे सूती कपड़े की मिलें और उन्हीं कपड़े की मिलें वहाँ स्थापित हुई। और इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति में हम और क्या लेते हैं कि कोयले की खानें और नहरें साथ साथ थी। इसी तरह उन्होंने जो इनके नगर थे वो बहुत नज़दीक थे, नहरों से, सड़कों से उनको जोड़ दिया गया था और यही कारण है कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति थी कि औद्योगिक क्रांति वहाँ जल्दी आई। नेक्स्ट है, एक हम लेते हैं ब्लैक डेथ, काली मृत्यु। काली मृत्यु जैसे आजकल फैली हुई है, जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं, कोविड-19 फैला हुआ है, तो 18वीं शताब्दी में भयंकर महामारी वहाँ भी फैल गई थी। जैसे आपको पता है इतिहास में हर 100 वर्ष के बाद महामारी आती है, 1620 में, 1720 में, 1820 में, 1918 में, हर 100 वर्ष के बाद इतिहास में कहा जाता है महामारी आती है। तो 18वीं शताब्दी में जो महामारी वहाँ फैली उसको हम काली मृत्यु कहते हैं, ब्लैक डेथ कहते हैं। किसान और मजदूर जितने भी थे अपने गाँव के गाँव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर गए और शहरों में आकर इन्होंने बसना शुरू कर दिया और यही कारण है उद्योग धंधों में पूंजीपतियों को और क्या चाहिए था, सस्ते मजदूर उनको मिल गए, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई, मजदूरी कम देनी पड़ती थी और श्रेणी व्यवस्था अपने आप ही खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और इन सब का लाभ किसने उठाया? कारीगरों ने, व्यापारियों ने। और यही कारण है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जल्दी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका पोर्शन रहेगा वो है विकास। इसका औद्योगिक क्रांति का विकास या इसमें आए आविष्कार कौन से थे? तो पहले हमने पढ़े औद्योगिक क्रांति के कारण, अभी मैंने आपको करवाए औद्योगिक क्रांति के कारण। नेक्स्ट हमारा रहेगा कारण के बाद सेकंड इसका फेज रहेगा विकास या औद्योगिक क्रांति में आए आविष्कार, विभिन्न आविष्कार। औद्योगिक क्रांति में आए आविष्कार। अब इसका औद्योगिक क्रांति का विकास कैसे हुआ था? हाँ जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कपड़ा उद्योग में औद्योगिक क्रांति आई थी और ये 4 बातों पर आधारित थी, 4 प्रक्रियाओं पर आधारित थी। कौन कौन सी 4 प्रक्रियाएं थी? कताई थी, बुनाई थी, रंगाई थी, छपाई जिसको आप कहते हो। और पहले घरों में तकली से, अभी भी गाँव में वो तकली करते हैं और लेडीज़ अपने बुनती हैं, यहाँ तो काफ़ी देखने में मिलता है भारत में। और खड्डियों पर कपड़े बुनते थे, अभी भी खेस वगैरह दरियाँ खड्डियों पे बनाई जाती है भारत में, अभी भी आपने गांव में देखा होगा यदि आप गांव में रहते हैं। तो अब इसको करने के लिए खड्डियों की बजाय अब कताई, तकलियों की बजाय बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा कताई, बुनाई, रंगाई का कार्य होने लगा और कपड़ा जल्दी बनता था, सस्ता बनता था, मजबूत बनता था। अब इसमें कौन कौन से आविष्कार आए? सबसे पहले आविष्कार आया जॉन के ने जिस मशीन का आविष्कार किया है फ्लाइंग शटल। जॉन के की मशीन का नाम है फ्लाइंग शटल। ये आविष्कार 1733 में जॉन के ने किया। 1733 में एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम इन्होंने रखा फ्लाइंग शटल। अब इसकी क्या विशेषताएं थी फ्लाइंग शटल की? एक तो ये तेजी से कपड़ा बुनती थी,
इसकी पहली विशेषता थी कि कपड़ा बहुत तेज़ी से बुनती थी, हाथ से इतना तेज नहीं बुना जाता था, बहुत तेज़ी से बुना जाता था इससे। और ऐसे में कपड़ा तो ये बुन देती थी तेज, लेकिन सूत कहाँ से आएगा, धागा कहाँ से आएगा। जो समस्या इसके पीछे पैदा हुई, तो जितना ये कपड़ा बुनती थी धागे की प्राप्ति उतनी नहीं होती थी, धागा कम मिलता था, क्योंकि धागा हाथ से बुना जाता था। तो ये तो तेज बुनती थी फ्लाइंग शटल, लेकिन धागा उसको कम मिलता था। तो यहाँ एक ये समस्या आ गई थी। और इसके और क्या विशेषताएं थी, पहले मैंने कहा तेजी से बुनती थी, इसके बाद तेजी से तो बुनती थी लेकिन उतना धागा नहीं मिलता था। सेकेंड फिर इसमें आएगा 100 व्यक्तियों का काम एक दिन में कर लेती थी मशीन, 100 व्यक्तियों का काम एक दिन में कर लेती थी। नेक्स्ट फिर इसका ये सेकंड वन। और थर्ड इसकी विशेषता क्या थी कि कपड़ा चौड़ा बुना जाता था, कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती थी क्योंकि मशीन थी, चौड़ा कपड़ा बुना जाता था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस जॉन के की फ्लाइंग शटल के द्वारा पहले से कई गुना उत्पादन होना शुरू हो गया। लेकिन वहीं इसमें कमी भी थी। क्या कमी थी कि कताई धीमी थी, कताई धीमी होती थी, धागा उनको नहीं मिलता था, और यही कारण है ये अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट हमारी जो मशीन है वो क्या है, हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी। हारग्रीव्स नाम है, मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी, हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी। अब क्या थी ये मशीन, 1764 में इसका आविष्कार करता है हारग्रीव्स, 1764 ईस्वी में आविष्कार। हाँ जी, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या ये करती थी। नंबर 1, इसका एक साथ 8 धागे काट सकती थी। कितने धागे काट सकती थी, 8 धागे इकट्ठे काट सकती थी, एक साथ इकट्ठे। जैसे हम 1 2 करते हैं तो 8 धागे इसमें काटने की मशीन थी ये, और कम समय में अधिक सूत काटती थी। 8 धागे हो तो कम समय में अधिक सूत ये काट देती थी। नेक्स्ट, आगामी वर्षों में इसमें सुधार हुआ और 1788 ईस्वी में तक 20,000 ऐसी मशीनें, 1788 ईस्वी तक 20,000 ऐसी मशीनें इंग्लैंड में विभिन्न कारखानों में लगा दी गई थी एक साथ। और इस तरह से जो ऐसी मशीनें थी, कितने धागे, 80 धागे एक साथ काटती थी। यहाँ 8 थे, या कितना, 10 गुने 80 धागे इन्होंने 1788 में उसमें सुधार करके 80 धागे एक साथ काटने शुरू कर दिए। और इसमें जो कमी थी वो क्या थी, इसका सूत एक तो मजबूत नहीं होता था और बहुत बारीक नहीं होता था। 2 कमियां इसमें रह गई थी, बारीक नहीं होता था सूत, नंबर 2 मजबूत नहीं होता था। अब आप कहोगे कि मैं कमियां बता रही हूँ, साथ में कमियां बताने का मेरा मेन रीज़न है कि आगे मशीनें जो बनेंगी इन कमियों को दूर किया जाएगा। इसलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है, तीसरी मशीन हमारी आती है रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम जैसे नाम से ही है कि वाटर फ्रेम, पानी से चलती थी। रिचर्ड आर्कराइट का कौन सी मशीन थी, वाटर फ्रेम। रिचर्ड आर्कराइट ने आविष्कार की वाटर फ्रेम, कौन सी ईस्वी में, 1769 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में इस मशीन का आविष्कार किया इन्होंने। अब क्या विशेषताएं थी इस मशीन की, ये सबसे पहला तो मैंने बताया वाटर फ्रेम, पानी से चलती थी। नेचुरल है, पानी से चलेगी तो घरों में तो नहीं चलेगी। यदि पानी से चलती थी तो ये घरों की बजाय बड़े बड़े कारखाने लगाने शुरू किए और कारखाना पद्धति की शुरुआत हुई। और यही कारण है कि रिचर्ड आर्कराइट को क्या कहा जाता है, कारखाना पद्धति का पिता भी कहा जाता है।
तो इसमेमें हम मेन जो इसका लेंगे, कारखाना पद्धति की शुरुआत कब हुई? 1769 में, जब रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई? वाटर फ्रेम। तो पहला हमारा हो गया कि कारखाना पद्धति की शुरुआत पानी से चलती थी, इसलिए मैन पावर कम लगती थी, पहले हाथों से चलानी पड़ती थी। तीसरा, इसका जो सूत होता था वो ज़्यादा होता था। चौथा, इसमें हम कहेंगे मजबूत होता था। और इस तरह से एक हम कहेंगे वस्त्र उद्योग में क्रांति पैदा कर दी। किसने? रिचर्ड आर्कराइट की मशीन वाटर फ्रेम ने। नेक्स्ट हमारा है सैमुअल क्रॉम्पटन की म्यूल। सैमुअल क्रॉम्पटन की म्यूल। अब सैमुअल क्रॉम्पटन की म्यूल क्या थी? सैमुअल क्रॉम्पटन नाम है और मशीन उसने बनाई है म्यूल। सैमुअल क्रॉम्पटन की मशीन कौन सी थी? म्यूल। हाँ जी, ये मशीन कब बनाई गई? ये मशीन बनी 1779 ईस्वी में। सैमुअल क्रॉम्पटन ने मशीन बनाई कौन सी? म्यूल मशीन का आविष्कार किया। और इसमें दोनों के गुण थे। किस किस के? स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम। स्पिनिंग जेनी जो कि हारग्रीव्स ने बनाई थी, वाटर फ्रेम जो कि आर्कराइट ने बनाई थी, जो कारखाना पद्धति का, जिससे तो हम क्या कहेंगे कि ये कारखाने बड़े पानी से भी चलती थी और ये कारखानों में भी लगती थी, बड़े बड़ों में। और इसमें कपड़ा पहले से बढ़िया बनता था, 80 धागे एक साथ बनाए जा सकते थे। अब इस मशीन में पानी से चलती थी, धागा तेजी से बुनती थी, धागा बारीक होता था, एक साथ कई धागे काटती थी। और 1792 में ये पहले हम जो बनाई थी, ये जो मशीन बनाई थी पहले लकड़ी के फ्रेम से बनाई थी। लकड़ी के फ्रेम से बनाई थी। ये जो मशीन थी लकड़ी के फ्रेम से बनाई गई थी। लेकिन 1792 में इसका फ्रेम किस चीज का लगा दिया? लोहे का फ्रेम। अब नेचुरल है 1779 में लकड़ी का फ्रेम, तो लकड़ी का फ्रेम इतना मजबूत नहीं होता था। लेकिन 1792 में जब लोहे का फ्रेम लगाया गया तो इसने और ज़्यादा क्रांति पैदा कर दी। और 1812 ईस्वी तक इंग्लैंड के कारखानों में 5 लाख से भी ज़्यादा, 1812 ईस्वी तक 5 लाख से भी ज़्यादा म्यूल मशीनें कारखानों में लगा दी गई। सब नीचे तक आ रहा है? 1812 ईस्वी तक 5 लाख से भी ज़्यादा म्यूल मशीनें इंग्लैंड में कारखाने में लगा दी गई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है और इस तरह से हम कहेंगे कि ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। और नेक्स्ट आविष्कार था कार्टराइट की पावर लूम। कार्टराइट की मशीन का नाम क्या था? पावर लूम। कार्टराइट ने कौन सी मशीन का आविष्कार किया? पावर लूम मशीन का आविष्कार किया। और 1785 में, कब किया? 1785 एडी में, 1785। अब क्या था इस मशीन में? पानी और वाष्प शक्ति से चलती थी, दोनों से चलती थी, पानी प्लस वाष्प शक्ति। पानी और वाष्प शक्ति से चलती थी। इसको बच्चा भी आसानी से चला लेता था, इजीली चलती थी, बहुत बहुत आसानी से चलती थी। और तेजी से कताई बुनाई होती थी। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो क्या है? तेजी से कताई बुनाई कर सकते थे। और इस शक्ति चलित करघे से किसी भी प्रकार के धागे की बुनाई हो सकती थी, किसी भी प्रकार का धागा इसमें बनाया जा सकता था। नेक्स्ट हमारा जो आविष्कार है वो है एली विटने की कॉटन जिन। एली
अब हम कर रहे हैं आविष्कार, और आविष्कार में हम कौन सा कर रहे हैं, एली विटने की मशीन कौन सी थी, एली विटने की कॉटन जिन, कॉटन जिन। एली विटने ने ऐसी मशीन तैयार की जिसको हम क्या कहते थे, कॉटन जिन। अब इस मशीन की विशेषताएं देखते थे 1793 में। अब क्या था, ये थे एक शिक्षक, अमेरिका के शिक्षक, ये अमेरिका के एक शिक्षक ने इस कपास ओटने वाली मशीन, इसको क्या कहा जाता था, कपास ओटने वाली। अब जो गांव से संबंध रखते हैं वो समझ पाएंगे कपास ओटना क्या होता है। कपास ओटना क्या होता है, जब कपास से बिनोलों को अलग किया जाता है। अब कपास कपड़े बुनते हैं, बिनोले हमारे जितने पशुधन है वो खाता है। कहते हैं कि कपास हम कपड़े पहनते हैं और जब बिनोले हैं तो वो खूब हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं हमारे पशु, बहुत बढ़िया खाद उसकी वो बनती है, जिसमें हम पशुओं का एक चारा आप कह सकते हो, जिसमें वो खाते हैं भूसा और वो भिगो के देते हैं। बिनोले की खल भी आती है। तो ये जो बिनोले हैं ये जल्दी से अलग किए जा सकते। पहले हाथों से करने पड़ते थे अलग, बहुत समय लगता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग धंधा था, लेकिन अब ये बिनोले बहुत तेज़ी से अलग किए जा सकते थे और इससे कपास उद्योग में कहते हैं कि क्रांति आ गई। 50 मजदूरों का काम, 50 जो हमारे लेबरर्स थे, 50 मजदूरों का काम था, वो एक मशीन ने करना शुरू कर दिया। तो ये क्या करती थी, 50 मजदूरों का काम करती थी। और इसके बाद पहले जो बहुत अच्छी तरह से हाथ से नहीं निकलती थी कपास, उसमें रह जाती थी, अब वो भी समस्या खत्म हो गई थी। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, हमने कपड़े उद्योग का ही कर रहे हैं और इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिलेंडर प्रिंटिंग और ब्लीचिंग। सिलेंडर प्रिंटिंग और ब्लीचिंग, हाँ जी, सिलेंडर प्रिंटिंग और ब्लीचिंग। सेंटर प्रिंटिंग और ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग आपको पता है, जब किसी को साफ किया जाता है, धोया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीच कर दिया इसको। जैसे आप अपने फेस भी ब्लीच करवाते हो। और ये किसकी थी, थॉमस बेल। ये किसकी थी, थॉमस बेल ने इसका आविष्कार किया था। थॉमस बेल ने इसका आविष्कार किया था, थॉमस बेल, सिलेंडर प्रिंटिंग। अब इसमें 18वीं शताब्दी में थॉमस बेल ने इसका आविष्कार किया। इससे क्या होता था, छपाई, रंगाई और कपड़ों को सफ़ेद करने की प्रक्रिया, मतलब ब्लीच करने की। जैसे कपड़ों पे रंग है तो उस रंग को यदि हम साफ करेंगे तो वो प्रक्रिया क्या थी, ब्लीचिंग की प्रक्रिया। तो ये शुरू हुई 18वीं शताब्दी में और 19 सूती दोनों तरह के। अब सबसे पहले तो हमने क्या कहा, इसमें ब्लीच की प्रक्रिया शुरू हुई। छपाई, जैसे कपड़ों पे छापा होता है, वो ठप्पा जिसको आप कहते हो, वो लगाया जाता है। कपड़े विभिन्न रंग के, जैसे टाई एंड डाई का काम आप लोग कॉलेज में सीखते हो, उसमें बांध के भी सीखते हैं। कई तरह से कोई निशान आपने कपड़ों पे लगाया तो उसको हम क्या कहते हैं, छपाई, रंगाई और ब्लीच करना, ये इससे आसान हो गया। और दोनों ही तरह के, सूती और ऊनी, दोनों ही तरह के कपड़ों की छपाई करती थी। और 1801 ईस्वी तक जैकगार्ड ने छपाई में बहुत ज़्यादा उन्नति कर दी थी। तो इसको जो किया, इसके बाद कौन आए, जैकगार्ड। जैकगार्ड ने क्या किया, छपाई में, कपड़ों की छपाई के लिए कौन जाने जाते हैं, जैकगार्ड। कपड़ों की छपाई के लिए जो कार्य किया वो किसने किया, जैकगार्ड ने कार्य किया। और इस तरह से बढ़िया कपड़ा बनना शुरू हो गया। अतः इंग्लैंड को इन उद्योगों ने विश्व का कारखाना बना दिया। अब इंग्लैंड को क्या नाम दे दिया गया, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लैंड को क्या कहा गया, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा था सारा का सारा कपड़ा उद्योग। अब नेक्स्ट हमारा आता है आविष्कार, वो है हमारे आधारभूत उद्योग, कोयला और लोहा उद्योग। कोयला और लोहा उद्योग।
आप कहेंगे कि ये दोनों उद्योग मैं साथ साथ क्यों लिख रही हूँ, कोयला और लोहा उद्योग। ये साथ साथ लिखने का मेन रीज़न ये है कि इसकी खाने भी साथ साथ थी, ये चाहिए भी साथ साथ थे। लोहे से मशीनें बनती थी, कोयले से मशीनें चलती थी, तो एक के बिना दूसरा नहीं था, दोनों का साथ साथ होना जरूरी था। और इनको हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। यदि हमने कपड़ा उद्योग किया तो वो भी संभव हो पाया किसके कारण, कोयला और लोहे उद्योग के कारण। जो बेस था, जो आधार था इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का, वो क्या था, कोयला और लोहा। अब क्या था कोयला और लोहे का विकास, इसमें कोयला और लोहे के उद्योगों के विकास के बिना कोई भी उद्योग संभव नहीं था, ये आप मानेंगे। लोहे से मशीनों का निर्माण होता था और कोयले से मशीनें चलाई जाती थी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों का विकास साथ साथ हुआ और दोनों के ही भंडार इंग्लैंड में थे। अब 18वीं शताब्दी में लोहा बनाने के लिए नए आविष्कार किए गए, अतः सबसे पहले सस्ता और उत्तम लोहा कहाँ बनना शुरू हुआ, इंग्लैंड में। 1850 ईस्वी तक जितना उत्पादन इंग्लैंड में लोहे का होता था, उतना ही उत्पादन सारे विश्व में। सारा विश्व एक तरफ और दूसरी तरफ कौन, अकेला इंग्लैंड। जितना सारे विश्व में उत्पादन होता था, उतना इंग्लैंड अकेला उत्पादन करता था। किसका, लोहे का। किसका उत्पादन, लोहे का। तो आप क्या कहेंगे कि कितना ज़्यादा इसके पास मशीनें थी, आधारभूत उद्योग थे, ये मशीनें भी बना के भेजते थे, माल भी बना के भेजते थे। अब इन्होंने किया क्या क्या इंग्लैंड ने, इसके बाद लोहा तो इनके पास हो गया। लोहे को शुद्ध करने की विधि, पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि लोहे को शुद्ध कैसे किया जाता था। लोहे को शुद्ध करने की विधि, हाँ जी। अब इसमें लोहे से क्या होता था, जब जमीन में से लोहा निकलेगा, खानों में से लोहा निकलेगा, उसमें मिट्टी भी होती थी, अन्य विशुद्धियां भी होती थी और अन्य खनिज पदार्थ भी मिले होते थे। अतः लोहे को शुद्ध करने के लिए प्रगलन विधि प्रयोग में लाई गई। कौन सी विधि थी, प्रगलन विधि। कौन सी विधि का प्रयोग किया गया, प्रगलन। पिघलाकर लोहे को तरल कर दिया जाता था और इस तरह से 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी ने, अब नेचुरल है, लोहे को यदि आप गर्म करोगे पिघलेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए होता है जब वो पिघलता है। तो ऐसे में अब्राहम डर्बी पहले थे 1709 ईस्वी में, जिन्होंने लकड़ी के कोयले की बजाय जले हुए कोयले से, जिसको आप कोक कहते हो, पिघलाने की विधि का आविष्कार किया था 1709 में। इसको इब्राहिम डर्बी भी कई किताबों में लिखा होगा, और अब्राहम डर्बी भी ए से शुरू होता है, इब्राहिम डर्बी। अब्राहम डर्बी ने किसके कोयले की बजाय, उसने कच्चे कोयले की बजाय, लकड़ी के कोयले की बजाय कोक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लोहे को पिघलाने के लिए नई विधि का आविष्कार किया। अब लकड़ी का कोयला प्रयोग नहीं किया जाता था, कोक का प्रयोग होता था और उसमें बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत नहीं होती थी। लोहे को इतना ज़्यादा गर्म करते थे कि ये तरल धातु का रूप ले लेती थी और इसके बाद आ जाता है कोक का प्रयोग। अब्राहम डर्बी ने जब कोक का प्रयोग किया तो इसके जो अन्य अयस्क इसमें होते थे वो साफ आसानी से हो जाते थे। गंधक और अपद्रव्य कोयले में से निकालकर, इसमें से गंधक जो होती थी और अन्य अपद्रव्य थे वो निकल जाते थे और इस तरह से ऊष्मा लकड़ी के कोयले से ज़्यादा इसकी होती थी। इसमें जो ऊष्मा होती थी वो लकड़ी के कोयले से ज़्यादा होती थी और इसमें जो सुधार किया वो अब्राहम डर्बी के बेटे ने भी किया, पोते ने भी इसमें योगदान दिया। और अब्राहम डर्बी ने द्वितीय ने ढलवा से पिटवा लोहा, पहला हमने कहा कि लोहे को लकड़ी की बजाय प्रगलन विधि से इन्होंने कोक का प्रयोग किया। सेकंड में आपको बता रही हूँ, अब्राहम डर्बी द्वितीय ने कौन सा लोहा, ढलवा से पिटवा लोहा। पहले ढाला जाता था, ढलवा की बजाय
पिटवा लोहा, पिटवा मतलब पीट के जिसको तैयार किया जाता था, पिटवा लोहा को ये उसका बेटा और पोता, इन्होंने प्रयास किए थे, उसके बेटे और पोते ने। तो अब्राहम डर्बी द्वितीय ने ढलवा के बजाय पिटवा लोहे की विधि निकाली थी, विधि इजाद की थी या निकाली थी। हाँ जी, अब्राहम डर्बी तृतीय ने 1779 ईस्वी में। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब्राहम डर्बी तृतीय ने अब्राहम डर्बी तृतीय ने सेवर्न नदी पर, सेवर्न नदी पर इंग्लैंड में लोहे का पुल बनाया था। पहली बार लोहे का पुल बनाया गया इंग्लैंड में सेवर्न नदी पर, और किसने बनाया? अब्राहम डर्बी तृतीय ने। और नेचुरल है, ये क्या थी? एक पूरी तरह से कैसा था? एक आविष्कार कह सकते। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं आलोड़न भट्टी। 1784 में हेनरी कोर्ट ने आलोड़न भट्टी का आविष्कार किया। अब भट्टी आप जैसे नाम से ही समझ गए होंगे, हेनरी कोर्ट ने आलोड़न भट्टी, हाँ जी, क्या होता था इससे? बढ़िया किस्म का लोहा बनाया जाना सरल हो गया, लोहे की अशुद्धियों को जल्दी दूर करना शुरू कर दिया, और इससे हम कहेंगे कि इसने एक शुद्ध प्रकार की वस्तुएं बनानी शुरू होगी। अब शुद्ध वस्तुएं कौन सी कहते हो? जैसे कुर्सियां बनाई हैं, पुल बनाए हैं, पाइप बनाए हैं, पानी की टैंकियां बनाई हैं, कितनी ऐसी वस्तुएं थी जो लोहे से बनाई जाती हैं। और कुर्सियां जैसे आजकल बनती हैं, टेबल बनती हैं, इतना ज़्यादा सामान बनना शुरू हो गया कि दैनिक जीवन लोगों का बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और इंग्लैंड के माल की, इंग्लैंड के सामान की न केवल इंग्लैंड में, विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, और उसको इतनी ज़्यादा आपूर्ति इंग्लैंड में करता था कि अपने जितने भी उपनिवेश थे उनमें भी उसने कारखाने लगाने शुरू किए थे। भारत में भी आपको पता है उसने कारखाने लगाए थे। हमारे सूती कपड़े की मिलें लगाई है, जूट की मिलें उसने लगाई है, कागज़ उद्योग उसने लगाया है। तो ये सारे के सारे तभी ज़रूरत हुई थी जब उसके माल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया था। नेक्स्ट आता है, हम लोहे के बाद जो नेक्स्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं? इस्पात। अब इस्पात क्या होता था? हाँ जी, शुद्ध लोहा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? इस्पात। इस्पात, हाँ जी, इस्पात विधि, लोहे के स्थान पर इस्पात को प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1784 में हेनरी कोर्ट ने शुद्ध लोहा बनाया, तो उसको क्या कहा गया? इस्पात। वो कैसा होता था? हल्का होता था, जंग रोधी होता था, जंग नहीं लगता था, मजबूत होता था, चमकदार होता था, लचकदार होता था। लचकदार होता था, जंगरोधी होता था, चमकदार होता था, हल्का होता था उठाने में बहुत ज़्यादा। और इसको, लोहे को साफ करने के लिए इसमें से क्या निकालता था? वो कार्बन और मैग्नीज आदि को मिलाकर इसका हम यूज़ करते थे। इसकी अशुद्धियों को निकालकर इसमें क्या मिलाया जाता था? कार्बन और मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया गया। और यह विधि काफ़ी महंगी पड़ती थी। और 1856 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने, ये जो आपका था, ये किसने किया था? हेनरी कोर्ट ने। 1784 हेनरी कोर्ट। सुधार इसमें किसने किया? 1856 में बेसेमर ने इसमें सुधार किया। 1856 में बेसेमर ने, हेनरी बेसेमर। हेनरी बेसेमर ने इसमें सुधार किया और बड़े पैमाने पर इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। और पिघलते हुए लोहे में क्या करते थे? हवा से तेज फव्वारा छोड़ा जाता था। हवा का तेज फव्वारा, जब
पिघलता था लोहा, इस्पात का उत्पादन होते थे, तो उस समय हवा का तेज फवारा उसमें छोड़कर जितनी भी अशुद्धियाँ थी उनको जला दिया जाता था और इस तरह से कोयला और लोहा उद्योग में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया था। अब नेक्स्ट हम करेंगे कोयला उद्योग। कोयले उद्योग में 18वीं शताब्दी में इसका भी विकास तेजी से हुआ, जैसे मैंने बताया ही है। तो सबसे पहले न्यू कॉमन ने स्टीम पंप और 1769 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। कोयले की बजाय अब आती हैं, लोहे की बजाय अब हम करें कोयला उद्योग। कोयला उद्योग, हाँ जी, इसमें दो नाम इसमें आते हैं। न्यू कॉमन ने स्टीम पंप, दूसरा नाम इसमें आता है 1769 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन। ये आगे भी जब हम आविष्कार करेंगे उसमें भी दोनों पढ़ोगे आप। इनकी खोज की थी। खानों से पानी जब निकाला जाता था तो वो आसान हो गया और इंजन ये भारी होता था और इसलिए जो ये इंजन होता था इसको ले जाना बहुत मुश्किल होता था उसमें अंदर, और यही कारण है 1815 में ये इंजन भारी होता था, खानों में ले जाना मुश्किल होता था इंजन को, और यही कारण है कि 1815 में हेम्फ्री डेवी ने आप सबको पता है कौन सा लैंप आविष्कार किया था? सुरक्षा लैंप, सेफ्टी लैंप, सुरक्षा लैंप, या जिसको हम क्या कहते हैं, सुरक्षा लैंप। हाँ जी, सुरक्षा लैंप। तो इसका जब उसने आविष्कार किया तो खानों में ले जाते थे, सुरक्षित हो जाते थे, और इस तरह से मजदूरों का जीवन सुरक्षित हो गया। और कोयला काटने की मशीन, बिजली और लिफ्ट आदि का प्रयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया। और इस तरह से हम कहेंगे कि 1780 ईस्वी में जहां कोयले का उत्पादन 64 लाख टन होता था, वहां 1854 में इसका उत्पादन बढ़कर 10 गुना 646 टन हो गया था। अतः इंग्लैंड में लौह, अयस्क और कोयला एक ही क्षेत्र में ये साथ साथ मिलते थे, उपलब्ध थे। अतः मिश्रित इकाइयाँ विकसित हुई, जिससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत जल्दी आई थी और ये नए नए आविष्कार हुए थे। बाकी जो हमारा लेसन है उसमें हमारा अन्य आविष्कार रहेंगे, जिसमें वाष्प शक्ति, बिजली का प्रयोग, परिवहन संचार के साधन और अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ इसके क्या प्रभाव पड़े, नेक्स्ट लेसन में मैं कोशिश करूँगी। बहुत लंबा हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।